ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपके पास आते हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा कौसर हसन मजीदी साहब, एक कमेंट आपका भी चाहेंगे। अब देखिए, बीजेपी तो ये कह रही है कि जब संविधान में ये लिखा हुआ है कि सभी लोगों के लिए समान अधिकार होने चाहिए, फिर उसमें दिक्कत क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय, और आपका दोबारा इस बात का धन्यवाद कि आज आपने इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। और मैं जो भी वक्तव्य कहूँगा, देश के सभी लोग, खासतौर से आज मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के मुसलमानों से ये अपना संबोधन करना चाहता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कोई हवा नहीं है। हमारे देश का संविधान जब रचित हो रहा था तो इसमें आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख किया गया था और कहा गया था कि राज्य सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा और उपयुक्त समय आने पर प्रयास करेगा। आज ये सबसे उपयुक्त समय है कि जब हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो आज हमें ये चाहिए कि हम सब धर्म, जाति, पंथ, किसी पार्टी, किसी विचारधारा, किसी राजनीतिक दल के विचार से ऊपर उठ करके देश के हित में जो निर्णय लिया जा रहा है उसका स्वागत करें। और साथ ही मैं एक बात ये जोड़ देना चाहता हूँ कि कॉमन सिविल कोड जो प्रस्तावित है उसमें 10 बिंदु हैं और 10 बिंदुओं में से 8 बिंदुओं में तो कोई किसी भी तरीके का कोई विरोधाभास नहीं है। सिर्फ 2 बिंदु हैं, संपत्ति का अधिकार और गोद लेने का अधिकार। इस पर सरकार को चाहिए कि धर्म गुरुओं, सारे धर्म गुरुओं को आपस में बिठाकर इस पर एक जो है समन्वय बनाए और किसी भी नागरिक का कोई किसी हनन ना हो, ना धार्मिक भावनाओं का हनन हो और ना नागरिकी अधिकारों का हनन हो। मजीदी साहब, सबसे एक कमेंट करे और निश्चित रूप से देश के हित में लागू होना चाहिए। हाँ, ठीक है, आपकी बातें हमने सुनी और अब मैं चाहूंगी सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी साहब से अगला मेरा सवाल है, जो मुस्लिम स्कॉलर है। सूफी साहब, आपने जो बातें कही और जाहिर सी बात है कि देखिए, समझदार पढ़े लिखे हर मुसलमान को सामने आकर के पहले समझना चाहिए कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। लेकिन ऐसे में जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग आते हैं, जिनको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, जिन्हें बहुत से लोग अपना आदर्श मानते हैं, तो नहीं लगता कि सब कुछ मामला डाइवर्ट हो जाता है, वो सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक धर्म पर ही आकर के अटक जाता है। तो नहीं लगता कि आपने जितनी बातें अभी कही कि ऐसे में बाकी आप जैसे लोगों को और भी आगे आना चाहिए, समझाना चाहिए अपने ही लोगों को कि क्या सही है और क्या गलत है, ताकि कोई भी भ्रम की स्थिति जो है कोई भी पैदा करने की कोशिश ना कर पाए? देखिए निदा जी, हम लोग इस संबंध में बराबर कार्य कर रहे हैं और कई अखबारों में आज हमारा आर्टिकल भी इस बारे में छपा है और हम लोग बराबर इस पे बात कर रहे हैं। और ये बात सही है कि ऐसे लोग, ये हमारे समाज की का दुर्भाग्य कहा जाए या हम लोगों की बदकिस्मती कही जाए कि ऐसे लोग जो भड़काने की बात करते हैं, जो समाज के नौजवानों को बरगलाने की बात करते हैं, उनको समाज आदर्श मान लेता है। और जो बच्चों की जानों को बचाने की बात करते हैं, बच्चों के की बात करते हैं, उनको कहीं ना कहीं गालियां सुनने की मिलती। मैं फिर भी उसको सुनने के लिए तैयार हूँ। एक चीज को मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि भ्रम की सियासत देश ने 2019-20 में देखी है कि किस तरीके से सीए को एनआरसी बता करके पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह भीड़ लगा करके हमारे नौजवानों को कितना नुकसान कराया गया। हमारे नौजवान 18 साल से 25 साल के नौजवान जेलों में गए, उन पर मुकदमे चले, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त की गई, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था। उन्हें ये चीज समझा दी गई थी कि अब इस देश से मुसलमानों को बाहर निकाला जाएगा, उसी तरीके से ये यूसीसी पर ये जो चीज ला रहे हैं, इनको ये बात कहने से पहले सोचनी चाहिए। और ये नहीं सोच रहे तो ये मुसलमानों को सोचना चाहिए कि केवल इस देश में मुसलमान ही नहीं रहते हैं, इस देश में जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। तो कैसे कोई हिंदू ला लागू कर देगा, बाकी धर्मों के लोग एतराज नहीं करेंगे क्या? ये जो कानून आ रहा है, ये जितने भी कोड है, जितने भी एक है, इनका नए सिरे से इनकी समीक्षा की जाएगी। लॉ कमीशन एक इसके कोड के बारे में जरा रुद्र जी से समझना। कौसर मजीदी साहब, लेकिन इस देश में रहना होगा तो संविधान को मानना पड़ेगा। कौसर मजीदी साहब, अब देखिए, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को आपने भी सुना होगा, अब वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का जो परिवार बिखरा हुआ है, पहले आप उसको एक करने को लेकर के आप कानून बनाइए। मतलब दलीलें कहां से ढूंढ ढूंढ करके लाई जा रही हैं? देखिए, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, करने के लिए कुछ नहीं है। और कुछ होता तो आप अच्छी तरीके से पूरा देश जानता है कि ये मुल्क आज़ाद जब हुआ था
उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने तय किया था कि हम मुस्लिम लीडरशिप को कभी कबूल नहीं करेंगे, और उसी परंपरा पे आज भी चलते चले आ रहे हैं। तमाम जो है वो झोला भर के मुस्लिम पार्टियां बनी, लेकिन कभी कोई 4 या 5 से विधानसभा सीटें में आगे नहीं बढ़ पाई, और लोकसभा में 2 सीटों से ज्यादा नहीं बढ़ पाई। तो ये लोग तो हमेशा इसी प्रकार की राजनीति करते रहे। हमारे यहाँ इनको मुस्लिम कम्युनिस्ट कहा जाता है। इनकी जो राजनीति है, इनकी जो सियासत है, वो सिर्फ भड़काने वाली सियासत है, भड़काने वाली राजनीति है। मैं लेकिन कौसर साहब, इससे एक वर्ग तो है वो भड़कता तो है ही, क्योंकि उनके भी तो फॉलोअर्स हैं। इस बात को तो स्वीकार करेंगे आप कि एक वर्ग ऐसा है जो इससे भड़क रहा है। मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि मैं आपके बड़े चैनल के माध्यम से, बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस देश के लोगों से, खासतौर से मुस्लिम नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी तथ्य को, किसी भी बात को पूरी तरीके से सोचने समझने के बाद निर्णय करें, और अगर ये आवश्यक भी हो विरोध करने का, तो उस विरोध को कानूनी दायरे में और संवैधानिक दायरे में रह करके करें। जिस प्रकार से पिछले सारी चीजें हो चुकी हैं, वो मुस्लिम समाज को दोहरानी नहीं चाहिए, और ऐसे लोगों के बरगलाने में नहीं आना चाहिए। आप बात को समझने की कोशिश करें। ये जो बिल, ये जो कानून, ये जो कोड लाया जा रहा है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सारी देश के लिए, आबादी के लिए। एक चीज और मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ, ये नाइंसाफी है कि एक मजहब के लोग 4 बीवियां रखें और दूसरे मजहब के लोग अगर दूसरी कर ले तो उनको जेल जाना पड़े। ये दिक्कत यही पर है ना कौसर साहब, दिक्कत जो है यही है। जिस शरीयत कानून का हवाला दिया जाता है, उस हवाले में अगर हम चोरी की सजा आते हैं तो उसमें हम देश का संविधान मानेंगे, अगर हम उसमें मर्डर की सजा पाते हैं तो उसमें हम देश का संविधान मानेंगे। क्या उसमें क्यों आप शरीयत के हिसाब से सजा नहीं देते? अगर कोई चोर है तो आप काटिए उसका हाथ। किसी ने मर्डर किया है, मर्डर में अगर सजा याफ्ता है तो आप बीच चौराहे पे दीजिए उसे फांसी की सजा। नहीं, उसमें हम शरीयत फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जहां 4 बीवियों की बात आ जाएगी और फिर जहां पर 3 तलाक की बात आ जाएगी, उसमें हम शरीयत का हवाला देने लग जाएंगे। मतलब अपने अपने हिसाब से सब कानून हम सेट करेंगे क्या, किसमें हमें फायदा, किसमें हमें नुकसान है। ये चीज आम मुसलमान कब समझेगा? जी बिल्कुल सही कहा निदा जी। ये जो सेलेक्टिव लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर शाहीन बाग बनाने की बात करते हैं, पूरे मुल्क में अराजकता करने की बात करते हैं, लेकिन जब लोगों दूसरों को समानता देने की बात आती है, दूसरों को अधिकार देने की बात आती है, तो ये कहाँ चले जाते हैं, इनकी सोच कहाँ चली जाती है। दरअसल ये लोग, ये मुसलमानों के हितैषी नहीं है, ये मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन है, जो विदेशी एजेंडे पर चल करके, मुस्लिम ब्रदरहुड के एजेंडे पर चल करके देश में खराबियां और खामियां लाना चाहते हैं। मुस्लिम समाज को ऐसे लोगों का खुलेआम बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल। रुद्र साहब, अब एक चीज आपसे है, लेकिन हम उससे समझा कैसे नहीं, अपने हिसाब से जमीन आसमान का फर्क यहीं पर आकर हो जाता है। जी रुद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। कौसर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने न्यूज इंडिया के जरिए बहुत अच्छा संदेश पूरे मुस्लिम समुदाय को और पूरे देश को दिया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य चक्रपाणी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज इंडिया ने बस ये क्लियर करने की कोशिश की है कि यूसीसी है क्या, उसके नुकसान क्या, फायदे क्या, वो चीज हमने समझाने की कोशिश की है, और आज इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।